हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। फर्स्ट कोट इज गिवन इन महाभारता। राजा नाम धर्म गोप्तरम धर्मो रक्षिति रक्षिता। इसका मतलब है इंग्लिश में द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड द धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। यहाँ पे धर्मा मीन्स कोई रिलीजन नहीं है, धर्मा मीन्स है राइटियस थिंग्स, मोरल ड्यूटी और जस्टिस और इथिकल ऑर्डर। जो रूलर है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? इथिकल ऑर्डर को, जस्टिस को, मोरल ड्यूटी को। और फिर वही जो मोरल ड्यूटी है, जस्टिस है, जिसको हम लोग धर्मा यहाँ बोल रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? धर्मा को रूलर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो धर्मा भी रूलर को प्रोटेक्ट करता है। एंड द सेकेंड कोट इज सेड बाय रिगोबेर्टा मैंचुतुम। देर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। बिना जस्टिस के कोई पीस नहीं होगा। अगर जस्टिस नहीं होगा किसी भी नेशन में, कहीं भी, किसी भी प्लेस पे, तो वहां पे कोई पीस आप नहीं देख सकते हैं। एंड नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी। अगर लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा तो लोगों के बीच में जस्टिस भी नहीं होगा। और फिर बोला गया है नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट। जब तक डेवलपमेंट इक्वली नहीं होगा तब तक इक्वालिटी नहीं होगा। डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हाउसिंग, सब चीज में, हेल्थ केयर, सब, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इक्वालिटी नहीं होगा। and no democracy without respect to the identity and dignity of culture and peoples, and there will be no democracy। और ये जो जस्टिस, इक्वालिटी और डेवलपमेंट हम लोग ने देखा, ये सब किसका पार्ट है? डेमोक्रेसी का पार्ट है। और ये बोल रहा है कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगा जहां पे लोगों के आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को, सारे लोगों को आपस में और उनके कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअली। here 3 क्वेश्चंस आर देयर। इस चैप्टर के लास्ट तक हम इन तीनों को आंसर करने में एबल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या है? वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? हम लोग को गवर्नमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? तो ये सब क्वेश्चन है। एंड हेयर आर सम वर्ड लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लॉ, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, असेंबली। ये सब आप चैप्टर में पढ़ोगे, ये सब, इस सब का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ह्यूमन बीइंग हम लोग देखे हैं बहुत समय पहले से कम्युनिटी में वो लोग रहते हैं। बट जब ये लोग कम्युनिटी में रहेंगे तो लाख नंबर में लोग रहते हैं, मतलब बड़े लोगों का समूह में सब लोग कम्युनिटी में रहते हैं। तो वहां पे डिसएग्रीमेंट होगा, डिसऑर्डर होगा लोगों के बीच में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका ओपिनियन आपस में मिले ही। तो वहां पे ये नेसेसरी हो जाता है कि वहां पे रूल चाहिए उन लोगों को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनका ऑर्डर मेंटेन कर सके और सोसाइटी में एक हार्मनी मेंटेन हो सके। There are probably some simple rules at home that you are expected to follow। अब प्रोबेबली सबके घरों में कुछ ना कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जिसको सबको फॉलो करना होता है। The schools where you study has rules too, some for students, other for teachers। इवन जो स्कूल्स में आप पढ़ते हो, जिन स्कूल में, वहां पे भी आपके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। और इवन टीचर्स को भी फॉलो करना पड़ता है कि सबका एक टाइम होता है कि आपको इस टाइम पे आना है, फिर जाना है, इस टाइम पे आपका रिसेस होगा, लंच होगा, तो वो सबका टाइम बना होता है। तो वो सेट ऑफ रूल्स हम जिसको बोलते हैं। In higher classes, students appearing for examination must follow certain rules। और हायर क्लास में जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं, लाइक 10th बोर्ड में वगैरह, 12th में, तो उन लोगों को भी कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, फिर जो भी है अपना सब। People employed in all kinds of job also need to follow the rules set up by the employer, while the employers must also follow rules which they have been committed to their employees। अब जो लोग एम्प्लॉयड है, जो डिफरेंट काइंड के जॉब्स कर रहे हैं, उनको भी रूल फॉलो करना पड़ता है जो उनको एम्प्लॉयर बताता है। और एम्प्लॉयर को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कमिटेड है अपने एम्प्लॉय के प्रति उन लोगों का। वॉट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दीज रूल्स? क्या हो अगर जो जितने लोग हैं अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, लाइक आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल के रूल्स को फॉलो ना करे, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं कम्युनिटी में वो उस रूल को फॉलो ना करे, और जो जॉब करने जाते हैं वहां रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अ सिंपल आंसर क्या होगा? जिस दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो सोसाइटी क्या करेगा? फंक्शन नहीं करेगा। जो प्रॉपर वे में सोसाइटी फंक्शन करना होता है उसमें सोसाइटी हमारा फंक्शन नहीं करेगा। Let's explore. Describe the two pictures given in figure 10.1 on page 151. What is the differences do you see between them? How do you connect these with your discussion on rules? What are some of the rules in your school?
हु मेड देम। अच्छा, कुछ आपकी स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपका एक टाइमिंग होता है आने का जाने का, आपके क्लासेस डिवाइड रहते हैं, तो वो उन रूल्स को कौन बनाता है? उन रूल्स में भी क्या होता है ना, एक कमेटी होता है, हर स्कूल में एक कमेटी होती है, उसके चेयरपर्सन होते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, तो वो सब इन रूल्स को बनाते हैं। अब फिगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फिगर है, आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये फिगर कितना अच्छा आपको देखने में ही लग रहा होगा, और ये फिगर देखो आप, तो दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? जो फर्स्ट वाला फिगर है, आप इसमें देखो कि जेब्रा क्रॉसिंग है, लाइटिंग है दिया हुआ है, यहाँ पे लोग फुटपाथ पे चलने के लोग का एक अलग है, और यहाँ पे प्लांटिंग बहुत अच्छे से प्लांटेशन हो रखा है, और काफी एक रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे लोग प्रॉपर अपना जो है व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो हो रहा है, यहाँ पे गुड गवर्नेंस शो कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप सेकेंड फिगर में देखोगे, तो यहाँ पे देखो लोग भी उसी रोड पे हैं, व्हीकल्स भी वहीं चल रहे हैं, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कोई लोग यहाँ पे कोई लाइटिंग कोई प्लांटेशन नहीं हो रखा है साइड में, तो यहाँ पे कुछ भी सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सब है। और नाउ, हु मेक्स द रूल्स एंड वाई? ये जो रूल्स है, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, वो कौन बनाता है, क्यों बनता है, और वो कैसे बनता है? ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो कि हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, राइट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance। अब गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस एक प्रोसेस है जिसको हम तीन स्टेप में हम बता सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिसीजन लिया जाता होगा, सेकंड जिसमें ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। फर्स्ट हम लोगों ने डिसीजन लिया, और सेकंड हम लोगों ने सेट ऑफ रूल्स बनाए ताकि जो सोसाइटी का लाइफ है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, और थर्ड ये हमको इंश्योर करना है कि जो हम रूल्स बनाए हैं वो फॉलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गवर्नेंस बोलेंगे। The group of individuals or the system that makes the rules and ensure that they are followed is called government। अब गवर्नमेंट क्या होता है? वैसे ग्रुप के लोग और वैसा सिस्टम जो कि ये रूल्स बनाता है, जो कि गवर्नेंस का जो हम रूल देखें, जो रूल बनाता है और इंश्योर करता है कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं सिटीजन के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। अब लॉ क्या बोलते हैं? उसी में से जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसको लॉज बोलते हैं। अब जितने भी रूल्स है उसको हम लोग लॉज नहीं बोलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसी को हम लॉज बोलते हैं, क्योंकि रूल्स इन जनरल कोई भी बना सकता है, कोई कम्युनिटी के लोग बना सकते हैं, स्कूल में बन सकता है, किसी ऑफिस में उसका कोई पर्टिकुलर रूल हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉज हो जाएगा। लॉज जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है उसी को लॉज हम लोग बोलते हैं। Now, this does not mean that the rules and laws are set once for all। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो रूल्स है वो लॉज अगर एक बार सेट हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, राइट? जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विथ योर पेरेंट्स, और स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज अ रूल, सिटीजन ऑल्सो हैव अ से इन द लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी। वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस। अगर देखो, अगर कोई रूल बन जा रहा है, अगर कोई लॉ बन रहा है, अगर उसको जरूरी है उसको चेंज करने का, अगर आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आप उसको मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि इसको चेंज करने का जरूरत है, तो एज पर द नीड वो चेंज भी हो सकता है। ये सब हम आगे वाले पेजेस में देखेंगे इसका कुछ। Let's explore. Can you identify the categories of public service or other activities that are represented in the 10 pictures? अभी हम 10 पिक्चर्स देखेंगे जिसमें कुछ पब्लिक सर्विस और एक्टिविटीज है जो कि दिखाया गया, उसको आइडेंटिफाई करना है। What roles do you think the government plays in each of these activities? और इसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करते हैं ये सब बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक सर्विस क्या होता है? पब्लिक सर्विस जो होता है मेंटेन्ड और प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं उसको पब्लिक सर्विस बोलते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा ना, जो ये प्राइवेट सर्विस है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो एक इंडिविजुअल ऑन करता है, बट यहाँ पब्लिक सर्विस बोल रहा है जो कि मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट दिया, जो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है पब्लिक को, सिटीजन को, ताकि उसके बेनिफिट हो सके, उसके वेल बीइंग के लिए, उसको हम लोग पब्लिक सर्विस बोलते हैं। हियर आर सम पब्लिक सर्विस दैट गवर्नमेंट गिव टू देयर सिटीजन्स। यहाँ फर्स्ट में देखो कुछ रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो रोड बनता है, कुछ जो इनिशियल जो फेज होता है उस सबका कुछ फिगर दिया हुआ है। एंड द सेकंड, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको आर्म्ड फोर्स एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, जैसे देखते हैं ना आर्मी के लोग सब होते हैं। और यहाँ पे आपको हेल्थ एंड सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट, यहाँ एक स्कूल में एक मैम पढ़ा रही है, यहाँ एजुकेशन शो हो रहा है।
और यहाँ लॉ लॉ एंड जुडिशरी, यहाँ पोस्टल सर्विस देखिए आप, और यहाँ पे बैंकिंग सर्विस, ये सब कुछ सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो जो पब्लिक होती है उसके उनके वेलफेयर के लिए, ताकि उनको बेनिफिट हो डे टू डे लाइफ में, राइट। अब हम लोग देखेंगे थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। All over the world, digital technologies have been transforming the way societies function. पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा जो सोसाइटी जिस तरह से फंक्शन कर रहा है उस सब में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send money order after filling up the form. इंडिया में ही अगर आप 30 साल पहले देखो तो लोग अगर मनी को ट्रांसफर करना पड़ता था कहीं दूर की जगह पे, तो लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहां लंबी कतार में लोग खड़े होते थे, फिर फॉर्म भर के लोग मनी ऑर्डर को सेंड करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है, हम लोग जस्ट सेकंड में क्या करते हैं, गूगल पे यूपीआई यूज करके बहुत दूर तक हम लोग मनी ट्रांसफर बहुत इजिली कर सकते हैं। अगर पहले के टाइम में लोग को अगर पेमेंट करना पड़ता था बिजनेस पर्पज के लिए, तो वो क्या करते थे, बैंक जाते थे, वहां पे लंबी कतार में लगते थे, फिर वहां से डिमांड ड्राफ्ट लेते थे, फिर उसको पोस्ट के थ्रू सेंड करते थे। बट अभी के टाइम में प्रोबेबली जो है आप लोग ये मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट का नाम भी नहीं सुने हो, क्योंकि बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। क्योंकि अभी हम लोग के पास डिजिटल मीन्स है कि हम लोग मनी को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस तक, बट पहले ऐसा नहीं था। However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital ways of stealing people's money. बट ये जो हम लोग डिजिटली मीन्स से जो मनी ट्रांसफर करते हैं, इसके वजह से क्या हो गया है, नए टाइप के क्रिमिनल्स आ गए हैं। क्योंकि लोग पहले चोरी करने के लिए क्या करते थे, कहीं पे रॉबिंग करते थे, कहीं जाते थे, फिर या पॉकेट मारना या फिर ये सब करते थे। बट अभी वो अपने डेस्क पे ही बैठे बैठे डिजिटल टाइप से, डिजिटल वे से तरीकों से लोगों का पैसा चुरा लेते हैं। This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities called साइबर क्राइम। इसकी वजह से क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है उनको नया लॉज पास करना पड़ा है, ताकि जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं उसको कम कर सके। Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard earned money instead of using their skills to contribute to the society. कुछ क्रिमिनल्स जो है होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, वो मतलब जो इनोसेंट पीपल है उनको रॉब करते हैं, जो कि उनका हार्ड अर्नड मनी होता है। वो चाहे तो अपना स्किल किसी अच्छे सोसाइटी के वर्क में भी लगा सकते हैं अपने स्किल्स को, बट नहीं, वो एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, एक शॉर्ट वे यूज करते हैं ताकि वो पैसा दूसरों का चुरा सके, जो कि बहुत गलत है। हैव बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड टू इन द कोर्ट, दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर सम ईयर्स। अब उनको क्या किया था, जो साइबर पुलिस होते हैं वो फिर उनको अरेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट में उनको अपीयरी दोषी ठहराया जाता है और फिर उनको जेल होता है कुछ साल के लिए, या फिर उनको फाइन लगता है। ठीक है, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द थ्री ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। ये जो एग्जाम्पल है लाइक साइबर क्राइम वाला, इससे हम समझेंगे कि जो तीन हमारा ब्रांच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब कैसे एक साथ वर्क करता है, राइट। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेट। जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है, नए लॉज बनाता है, या फिर कभी कभी क्या करता है, वो जो लॉज एग्जिस्टिंग लॉज होता है उसको अपडेट करता है, या फिर अगर जरूरत पड़े तो उसको रिमूव भी करता है एग्जिस्टिंग लॉ को। दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और ये जो लॉ कौन बनाता है, असेंबली में जो लोग रहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो लोग हम इलेक्ट करते हैं लाइक एमपीज वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, असेंबली में लॉ बनाते हैं। सेकेंड वन, द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट द लॉ। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट हु मे बी प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और ये ये जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कौन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, या फिर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वो उस लॉ को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। या फिर कोई मिनिस्टर्स ही हो गया, या एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। इन एग्जाम्पल एबव दैट द एजेंसी इज द साइबर पुलिस। या फिर कोई एजेंसी हो सकता है इस लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए। जैसे हम लोग ने भी एग्जाम्पल देखा साइबर क्राइम के बारे में, मान लो जो लेजिस्लेचर में साइबर क्राइम के रिगार्डिंग कोई लॉ बना, ठीक है, लॉ बना, तो अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, साइबर पुलिस इसको एग्जीक्यूट करेगा।
अब थर्ड वन है जुडिशियरी। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ द कोर्ट विच डिसाइड वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी। जुडिशरी में कोर्ट आ गया, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि अगर कोई इंसान रूल को ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर जुडिशरी क्या करता है, एक्शन लेता है और फिर उसको पनिशमेंट देता है अगर नेसेसरी होता है। तो अगर फाइन, कभी फाइन जरूरी होता है तो फाइन देके उसको छोड़ दिया जाता है, कभी उसको जब नेसेसरी होता है तो पनिश तो अगर रिक्वायर्ड रहता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, राइट। समटाइम्स इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट और वेदर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल। और देखो जुडिशरी का क्या काम होता है, अगर किसी को कोई रूल ब्रेक करता है तो उसको पनिश करना। और सेकेंड ये क्या करते हैं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव, कोई जो मतलब लेजिस्लेचर लॉ पास करता है, उसको देखना कि वो सही लॉ पास किया है या नहीं, या फिर एग्जीक्यूटिव है वो सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं, इस सब पे भी जुडिशरी जो है लुक करता है कि देख रेख करता है कि वो दोनों सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। In a good system of governance, these three organs must be kept separate, although they interact with each other and work together. एक जो गुड सिस्टम होता है गवर्नेंस में, उसमें क्या होता है, जो तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हैं। हालांकि ये सब तीनों आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और साथ में वर्क भी करते हैं। और यही जो सेपरेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ऐसा प्लान किया गया कि सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग। इसका मतलब है जो तीनों ऑर्गन है वो एक दूसरे को चेक कर सकता है कि अदर जो ऑर्गन है वो क्या कर रहा है। अगर मान के चलो वो अगर एक्सपेक्टेड रोल जो तीनों को दिया गया उससे अगर आगे कुछ करता है तो इसमें से कोई एक जो है दूसरे ऑर्गन को बैलेंस कर सकता है। इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। Here we will see three level of government. Any government operate at two levels at the least, local and national। कोई भी जो गवर्नमेंट होता है वो दो लेवल पे ऑपरेट होता है, या तो लोकल एंड नेशनल। और बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, इंक्लूडिंग इंडिया, इट फंक्शन एट थ्री लेवल्स और टायर्स, लोकल, स्टेट, ओरिजिनल एंड नेशनल। जो बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, लाइक इंडिया में भी जो तीन लेवल में गवर्नमेंट फंक्शन करता है, गवर्नमेंट का तीन लेवल होता है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर। और जो तीनों लेवल है वो डिफरेंट मैटर के साथ अलग अलग मैटर होता है उनका डील करने के लिए। इसके लिए हमें कंपेरिजन दिया गया है। इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, स्विचेस, फ्यूज, etc। मान लो आपके घर का बल्ब खराब हो गया, वो जल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बल्ब चेक करोगे, स्विच, फ्यूज, etc वगैरह आप चेक करोगे। If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board and file a complaint। आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। अगर आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, बाहर से कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या, कहाँ जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाओगे और वहाँ कंप्लेन फाइल करोगे। तो यहाँ आप देखो तीन लेवल में है ना, कि फर्स्ट आप खुद से चेक करते हो, फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, थर्ड आप कंप्लेन फाइल करते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास। दीज आर ऑल्सो थ्री लेवल ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम। इसी तरह से हम जो गवर्नमेंट में तीन लेवल होते हैं वहां पे प्रॉब्लम को डील करते हैं। हेयर फिगर देखो, लोकल गवर्नमेंट जो कि एट द टाउन और विलेज लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। और नेशनल लेवल पे क्या होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ऐसे ही तीन जो है आपका लेवल दिया हुआ और तीन गवर्नमेंट है यहाँ पे। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, हम लोगों ने देखा लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। इमेजिन दैट following a heavy rain for a few days there is a flood in any part of a district। इमेजिन करो कि बहुत तेज बारिश हो रहा है, बहुत हैवी रेन है कुछ दिनों से, और फ्लड आ गया किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट में। इफ इट इज नॉट टू सीवियर द लोकल अथॉरिटी में ऑल्सो बी एबल टू डील विथ इट। अगर मान के जो फ्लड है, जो बाढ़ है उतना सीवियर नहीं है, तो कोई लोकल अथॉरिटी भी उसको डील कर सकता है। If it involves several towns and many villages, the state government will step in and send rescue teams to help affected people। अगर मान के चलो ये जो फ्लड है वो बहुत सारे टाउन और विलेजेस में कवर करता है, तो क्या होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ आगे आना पड़ेगा और उसको रेस्क्यू टीम भेजना पड़ेगा, तो ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं उसको हेल्प मिल सके। लेकिन आप उससे भी एक नेक्स्ट कदम आगे जाओ। इफ इट इज अ मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, द आर्मी, etc। These are the three levels again।
अब मान के चलो जो ये फ्लड है वो बहुत वास्ट एरिया को अफेक्ट करता है, टाउन विलेज और दूसरे स्टेट को भी, 2-3 स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएगा और वो वहाँ पे रिलीफ सप्लाईज, आर्मी, मेडिसिन वगैरह वहाँ पे सप्लाई करेगा। तो ये 3 लेवल हमने देखा कि अगर फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तब स्टेट गवर्नमेंट सामने आएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी उसको नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में आना पड़ेगा वहाँ पे। डोंट मिस आउट। Many of our institutions have motto inspired by the wisdom of our ancient text। बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसका कुछ आदर्श है, उसके कुछ जो है, उसके कुछ अपने सिद्धांत है जो कि हम एंशिएंट टेक्स्ट के विजडम से, मतलब एंशिएंट टेक्स्ट से लेते हैं। लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोटो फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्राइम्फ अलोन, ट्रूथ अलोन ट्राइम्स। जैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या सिद्धांत है, क्या आदर्श, एक सत्यमेव जयते, जिसका क्या मतलब है, जो सच्चाई का ही जीत होता है सिर्फ। एंड सुप्रीम कोर्ट मोटो इज यतो धर्मस्ततो जय, और वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्तो जय, मतलब जहाँ पे धर्म है वहीं पे विक्ट्री। यहाँ पे धर्म मीन्स अगेन कोई रिलीजन नहीं, यहाँ पे राइटियस थिंग, जो इथिकल वैल्यू है, मॉरल ड्यूटी है, मतलब जहाँ पे धर्म है वहीं पे विक्ट्री है। Here, the table on the facing page provides in summary a general framework of the main function of the government's 3 organ at the national और स्टेट लेवल। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है नेशनल और स्टेट लेवल पे। देखो जो जुडिशियल जो ऑल इंडिया लेवल पे है, जो नेशनल लेवल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक ही है। बट हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है, या फिर किसी किसी केस में 1 या 2 स्टेट को कंसिडर करके एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट कहाँ होता है, स्टेट लेवल पे होता है, राइट। अब वहीं पे लेजिस्लेचर देखो, लेजिस्लेचर हम लोग ने पढ़ा ना, जो लॉ बनाता है। तो नेशनल लेवल पे हमारा 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि लॉ बनाता है। यहाँ पे हाउसेस का मतलब हम लोग का जो घर है वो नहीं, हाउस मतलब असेंबली, जहाँ पे लॉ डिस्कस होते हैं और लॉ पास होते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी अगर 1 स्टेट असेंबली है तो जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं। नोट दैट मोस्ट स्टेट हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट हैव 2। देखो बहुत सारे स्टेट के पास जो है, मोस्ट ऑफ द स्टेट के पास सिंगल असेंबली है, लेकिन कुछ के पास जो है 2 असेंबली, एक विधानसभा और सेकंड विधान परिषद होता है, ठीक है। यहाँ पे आओ, एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल लेवल पे है, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। जो एग्जीक्यूटिव है, जो सेंट्रल लेवल पे जो किसी लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि नॉमिनल हेड है, और सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म्ड फोर्स के। अब नॉमिनल हेड क्या होता है, ये नॉमिनल हेड है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है। नॉमिनल हेड नाम से ही पता चलता है कि बस नाम के हेड है। इट मीन्स इन आर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड। जो ये प्रेसिडेंट है इंडिया के और जो गवर्नर स्टेट के होते हैं वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि उनके पास कुछ सर्टेन पावर होते हैं जो कि कुछ वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन में। उनके पास बस नॉमिनल, बस नाम का उनके पास जो मतलब पावर होता है। और एग्जीक्यूटिव हेड हमारे सेंट्रल लेवल पे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट पे हम देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव लेड बाय द गवर्नर, जो कि अगेन यहाँ पे नॉमिनल हेड है, और चीफ मिनिस्टर हमारे क्या एग्जीक्यूटिव हेड है। हेयर आर सम फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरेस्ट, कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। ये सब पे जो भी डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। हालांकि आप एजुकेशन देखोगे जो कि दोनों में कॉमन है, बट लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, ये सब प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ये पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लाइक आप सुनते होगे ना यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने पुलिस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब। And the second, adaptation and implementation of law made by the central government at the state level। देखो अब जो भी अगर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट रूल बनाता है तो वो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट को है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने स्टेट में। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। सपोज अगर एजुकेशन में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, अगर वो इसको बता रहा है अडॉप्ट करने के लिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने स्टेट में। यही है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में।
बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम तमिलनाडु इन 1931। इनका जन्म एक बहुत ही विनम्र फैमिली में हुआ था, जो कि कहाँ था, रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में है। और इनका जन्म 1931 में हुआ था, और ये एक रिनाउंड बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मिसाइल प्रोग्राम में। इवन इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है इंडिया के पास, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही इसमें क्रिशुअल रोल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे, कब से कब तक, 2002 से 2007 तक। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन्ड डीपली कनेक्टेड टू द पीपल एंड द यूथ इन पार्टिकुलरली थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। इनका स्टेटस काफ़ी हाई था एज, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी थे और इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, बट फिर भी ये लोगों से काफ़ी डीपली कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं था कि इनमें काफ़ी एटीट्यूड था वगैरह वगैरह, ये काफ़ी डीपली कनेक्टेड थे, स्पेशली यूथ से बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड थे, क्योंकि इनका एक पैसन था एजुकेशन की तरफ और एक इनोवेशन की तरफ, नए नए खोज करने की तरफ। तो इसी वजह से ये यूथ से काफ़ी कनेक्टेड थे। He inspired millions with his humility, dedication to social cause and commitment to the nation। और ये millions of people को इंस्पायर करते थे, क्योंकि इनका जो कमिटमेंट था नेशन की तरफ, और इनका जो एक नेचर था ह्यूमिलिटी का, और ये सोशल कॉज की तरफ भी काफ़ी इनका डेडिकेशन था, जो कि इंस्पायर करता है मिलियन ऑफ पीपल को। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। ये हमेशा जो यंग इंडियन है उनको हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप बड़ा ड्रीम करो, आप बहुत बड़ा ड्रीम करो, उस अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करो और फिर अपने गोल को अचीव करो। डॉक्टर कलाम showed that even though his position as the president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives। देखो, जो डॉक्टर कलाम का जो पोजीशन था एज अ प्रेसिडेंट था, और हम लोग प्रेसिडेंट का जानते हैं ना कि एक नॉमिनल पोस्ट होता है, हालांकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, बट जो ये प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, वो नॉमिनल हेड होने के बाद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए और बहुत सारे लाइफ को वो इफेक्ट किए, इम्पैक्ट किए वो। और यहाँ पे उनके कुछ थॉट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड conspires only to give the best to those who dream and work। आप जब स्काई में देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, जो होल यूनिवर्स है आपके साथ है, वो आपके फ्रेंडली है, और अगर आप बड़ा ड्रीम करोगे और उस अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो वो प्लानिंग आपको बेस्ट देगा यूनिवर्स आपको। और यहाँ पे देखो कुछ वर्ड है, फेल, एंड, नो, ये सब एक निगेटिव वर्ड है, बट वो बोलते हैं इनको पॉजिटिव में कैसे चेंज किए हम देखेंगे इसको। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप फेल हो जाते हो तो कब किसी चीज़ में अगर आप फेल होते हो तो आपको कभी नहीं उस चीज़ को छोड़ना चाहिए, क्योंकि फेल का फॉर्म उन्होंने फुल फॉर्म क्या बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लर्निंग में जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को उन्होंने फेल बोला है। इंड इज नॉट द इंड, इनफैक्ट इंड मीन्स इफर्ट नेवर डाइज। इनका फुल फॉर्म उन्होंने क्या बताया, इफर्ट नेवर डाइज। जो आप मेहनत करते हो वो कभी खाली नहीं जाता है, कभी मरता नहीं है आपका मेहनत, वो हमेशा आपके साथ रहता है। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, अगर आपको नो मिलता है तो आप काफ़ी निराश हो जाते हो, तो नो आपको हमेशा याद रखना है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपको नया अपॉर्चुनिटी एक मिलेगा। सो इसीलिए हम सबको पॉजिटिव रहना है। यहीं पे देखो, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग। ड्रीम वो नहीं होता है जो कि आप सोते वक्त देखते हो, ड्रीम वो होता है जो कि आपको सोने ना दे। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ऐसे दिया हुआ एक और, इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, अगर 4 चीज आप फॉलो करोगे, ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो उनका कुछ थॉट है, कुछ ब्यूटीफुल सा थॉट है जो कि आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। Here, democracy. You may have noticed that we earlier mentioned representative of the people। हम लोग ने पहले भी ये वर्ड यूज किया हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो असेंबली में जो पर्सन बैठते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। और ये जो वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये जो है फाउंडेशन है
बहुत सारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका ये फाउंडेशन है जो डेमोक्रेसी है। अब जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस जिसका मतलब होता है रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मीन क्या हुआ, रूल ऑफ द पीपल, जहां लोग का रूल हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेमोक्रेसी बोलेंगे। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। आप सोचो, रूल ऑफ द पीपल, क्या इसका मतलब है सारे लोग रूल करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा ये पॉसिबल भी नहीं है कि किसी कंट्री में सारे लोग रूल करें। इमेजिन दैट देर इज अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वॉन्ट्स टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम को इमेजिन करना है कि अगर आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल का आपका अटेंशन चाहिए तो आप क्या करोगे? कुछ आपके क्लासरूम में कुछ गलत हो गया, कुछ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या फिर आपको कुछ उनको प्रॉब्लम बताना है, या फिर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या करोगे? क्या सारे क्लास आप चले जाओगे प्रिंसिपल कैबिन में, प्रिंसिपल के पास? नहीं, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। इन मेनी स्कूल्स क्लासेस हैव अ क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सारे स्कूल में क्या होते हैं, क्लास मॉनिटर होते हैं जिसको हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, whom the whole class elected, when if there is none, one representative can be selected for this specific purpose। ये जो मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर, इसको सारा क्लास इलेक्ट करता है। इन केस अगर क्लास मॉनिटर नहीं है तो हम लोग इस पर्पस के लिए हम लोग किसी को इलेक्ट कर सकते हैं। इफ इट विल बी इनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल। It is the same principle at the state or national level. Through election, people vote for representatives who will be elected members of their respective assemblies। जैसे कि हम लोग ने प्रिंसिपल देखा, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसी सेम तरह स्टेट और नेशनल लेवल पे हम लोग इलेक्शन के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिस्पेक्टिव असेंबली में वहाँ पे बैठते हैं और लॉ बनाते हैं। और इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। उसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो कि नेशनल लेवल पे होता है। All these members discuss laws, problems, and solution in the assembly, and through dialogue and debate try to convince each other whenever there are different options। अब जो ये हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं असेंबली में, उनका क्या काम होता है, वो लॉज को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और असेंबली में सॉल्यूशन बताते हैं। इन केस सारे डिफरेंट मेंबर्स का अगर ओपिनियन डिफरेंट आया तो लोग क्या करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। Like any modern democracy, therefore India is a representative democracy। मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसे होता है वैसे इंडिया क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ सम 970 मिलियन वोटर्स इन 2024। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। 2024 में 970 मिलियन जो वोटर है वो अपीयर्ड हुए थे। इन प्रिंसिपल ऑल इंडियन सिटीजन एबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। अब ये वोटर्स कौन है, जो भी 18 ईयर्स एज से ज़्यादा है, 18 प्लस है, वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब वोट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। इमेजिन करो कि आपकी क्लास को कहीं पे पिकनिक जाना है और दो पॉसिबल प्लेस है ए एंड बी, और क्लास डिस्कस कर रहा है कि मतलब किसका डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, टाइम क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ जो बेसिक फैसिलिटी, ये सब क्लास डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक डिसीजन पे आना कि हम लोग ए प्लेस पे जाएंगे या बी प्लेस पे जाएंगे। सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपके जो टीचर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वोटिंग जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। The number of students in favor of place A raise their hands, and then the number of students in favor of place B raise their hands। अब टीचर ऐसा पूछते हैं कि जो प्लेस ए को फेवर करते हैं वो अपना हाथ उठाएं, और इसी तरह जो प्लेस बी को फेवर करते हैं वो अपना हाथ उठाएं। और जो ऑब्वियस है, जहाँ ज़्यादा हाथ उठेंगे, जहाँ जो ज़्यादा मतलब लोग कन्विंस होंगे जाने के लिए, वहाँ पे जाया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग बोलते हैं। द डिसीजन इज टेकन बाई विच एवर ऑप्शन गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ रेज हैंड। जहाँ पे लार्ज नंबर होंगे, जहाँ पे ज़्यादा हैंड्स को रेज किए जाएंगे, वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग बोलते हैं। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे सारे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा गया, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस।
ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक केस है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट का ओपिनियन लिया जाता है एक प्लेस को फाइनलाइज करने के लिए। The term grassroots democracy refer to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens. The base of pyramid we saw इन पेज 155। ये जो टर्म है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये इंकरेज करता है कि जितने भी कॉमन पीपल है सब पार्टिसिपेट कर। जो पार्टी पिरामिड हम लोग ने देखा ना कि जो पंचायत लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ये सब आने वाले चैप्टर में भी हम लोग आगे जो इंडियन डेमोक्रेसी के फीचर पढ़ेंगे, जो आने वाले जो 2 चैप्टर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।